गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत सर्वोदय के यूट्यूब चैनल पर। लॉकडाउन की इस कंडीशन के अंदर, इस भयानक भयावह कंडीशन के अंदर आप लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे तथा अपने अपने घरों में रहकर स्व अध्याय का लुत्फ उठा रहे होंगे, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर रहे होंगे, इस समय का पूर्ण रूप से लाभ ले रहे होंगे आप, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मित्रों, मैं राज व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास टॉपिक आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं। यह टॉपिक मित्रों जितना का जितना राज व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, उतना ही यह टॉपिक नींव बनता है आधुनिक भारत के इतिहास की। मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं वह टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग क्या, उसकी एक आउटलाइन आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में क्या क्या कार्य किए गए, या दूसरे शब्दों में ऐसा कह दूं कि जब भारतीय संविधान नहीं बना वहां तक पहुंचने के लिए जो भी सोपान क्रम था, जो भी हायरार्की थी, जो भी एक पदक्रम था, वो क्या था, उस सारी बातों को हम लोग इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। यह टॉपिक आप लोगों को आरएस जैसी मुख्य परीक्षाओं के अंदर भी अपनी समझ विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। राज व्यवस्था के संदर्भ में जब भी मैं बातें स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले इसी मुद्दे को लेकर के डिस्कस स्टार्ट करता हूं। आज यहीं से बातें स्टार्ट करूंगा। ध्यान दीजिएगा, एक मित्रों देश का नाम था यूनान। इसे आप लोग ग्रीस भी कह सकते हैं। यहां का एक फिलोसोफर है मित्रों जिसका नाम है अरस्तु। अरस्तु को मित्रों आप लोग इंट्रोडक्शन देना चाहो तो प्लेटो का शिष्य भी बता सकते हो। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु और सिकंदर महान का गुरु था, सिकंदर महान का गुरु अरस्तु। ऐसे करके आप इसका इंट्रोडक्शन बता सकते हो। इस अरस्तु ने मित्रों एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम आता है द पॉलिटिक्स। और इस द पॉलिटिक्स ग्रंथ में अरस्तु ने राज्य शब्द को परिभाषित किया था। राज्य का निर्माण कैसे होगा उसके संदर्भ में 4 आवश्यक तत्व बताए थे अरस्तु ने। वो 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं उनको देखिएगा। राज्य के निर्माण में जो मित्रों सबसे पहला आवश्यक तत्व अरस्तु ने बताया वह था निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग किसी भी संस्था को मित्रों या किसी भी संगठन को मित्रों यदि राज्य का दर्जा देना है, यदि राज्य कहलाना है तो उसके पास निश्चित भूभाग होना जरूरी है, उसका फिक्स ज्योग्राफिकल एरिया होना जरूरी होगा। ठीक है, एक भाग तो ये हो गया। अब दूसरा तत्व कौन सा, इस निश्चित भूभाग पर निवास करने वाले मित्रों क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तो दूसरा जो तत्व था वो मित्रों कौन सा होगा, जनसंख्या। तीसरा तत्व बताया वो कौन सा बताया, वो तीसरा तत्व जो बताया वो तीसरा तत्व होगा मित्रों निश्चित भूभाग, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या। और तीसरा तत्व होगा मित्रों सरकार। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, इस जनसंख्या को अच्छे से मेंटेन करने के लिए सरकार होनी चाहिए। और सरकार का एक तत्व है कि सरकार होगी कैसी, तो सरकार मित्रों संप्रभु होनी चाहिए। दैट मीन्स जो चौथा तत्व बताया गया वो संप्रभुता। मैं वापिस कहना चाहूं, अरस्तु द पॉलिटिक्स ग्रंथ में राज्य शब्द को परिभाषित कर रहा है और उस राज्य शब्द को परिभाषित करने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए 4 आवश्यक तत्व बता रहा है। पहला तत्व निश्चित भूभाग, उस पर निवास करने वाली जनसंख्या, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए सरकार, और सरकार कैसी होनी चाहिए, तो संप्रभु होनी चाहिए, संप्रभुता का गुण लिए हुए होनी चाहिए। यदि ये 4 तत्व किसी एक संगठन या किसी एक संस्था में है तो उसे हम लोग राज्य का दर्जा दे सकते हैं, उसे हम लोग स्टेट कह सकते हैं। ऐसी व्यवस्था देने के कारण, ऐसा पाठ पढ़ाने के कारण मित्रों हम लोग अरस्तु को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं। राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, राजनीति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहां से बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो राज व्यवस्था में मित्रों हम लोगों को डिस्कस करना है वो सारी की सारी बातें हमारी इस सरकार के इर्द गिर्द घूमेगी।
सरकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, तो उसके संदर्भ में कुछ बातें बता रहा हूं, उन पर ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट क्या है, तो गवर्नमेंट को परिभाषित करने के लिए दो लाइन आप लोग सिंपल से यूज कर सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो जनहित का कार्य करे या लोकहित का कार्य करे, सरकार कहलाता है। तो सरकार का मुख्य जो पर्पज होगा, उद्देश्य होगा मित्रों, वो लोकहित करना होगा, जनहित करना होगा। अब ये जनहित के कार्य करने के लिए सरकार क्या काम करती है उनको देखिएगा। सरकार या गवर्नमेंट, सरकार के मित्रों तीन मुख्य रूप से कार्य होते हैं, तीन कार्य। पहला काम है सरकार का कानूनों का निर्माण करना, व्यवस्था करना या कानूनों का निर्माण करना। दूसरा काम है मित्रों कानूनों को लागू करना, कानूनों को लागू करना। और तीसरा मित्रों काम होगा इन कानूनों की समीक्षा करना या कानूनों की मित्रों हम लोग कह सकते हैं जांच करना, जांच करना, जांच करना, जांच करना या समीक्षा करना, ये तीसरा काम है। तो वापस देखिए, सरकार तीन प्रकार के कार्य करती है किसी भी प्रकार का लोकहित या जनहित करने के लिए। पहला कानूनों का निर्माण करना, दूसरा कानूनों को लागू करना और तीसरा है मित्रों उन कानूनों की जांच करना या उनकी समीक्षा करना। अब ये तीन कार्य मित्रों करने के लिए सरकार के तीन अलग अलग अंग काम करते हैं, सरकार के तीन अलग अलग बॉडीज काम करती हैं। उन्हें क्या क्या कहेंगे या राज व्यवस्था में उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है उन्हें देख लीजिएगा। कानूनों का निर्माण करने के लिए जो अंग काम करता है मित्रों उसे व्यवस्थापिका कहा जाता है, व्यवस्थापिका। और कुछ किताबें इसको मित्रों विधायिका भी कहती है, विधायिका। तो व्यवस्थापिका कह दो या विधायिका कह दो, इसका कार्य होता है मित्रों कानूनों का निर्माण करना। कानूनों को लागू करने के लिए जो सरकार का अंग काम करता है मित्रों उसका नाम है कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसे इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है और इसे एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका और एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। और जांच या समीक्षा करने के लिए जो मित्रों अंग काम करता है उसका नाम है जुडिशरी या जिसे आप लोग न्यायपालिका के नाम से जान सकते हैं। ये इसकी बेसिक बातें हैं, संपूर्ण राज व्यवस्था की बातें मित्रों इन्हीं तीन अंगों के इर्द गिर्द घूमती है। यदि इन तीन अंगों का वास्तव में क्या मायना होता है, वास्तव में ये अंग क्या काम करते हैं, यदि आप समझ लेंगे तो मुझे ये अच्छे से पूर्ण रूप से विश्वास है कि राज व्यवस्था के जितने भी टॉपिक हैं आप लोग बहुत आसानी से, सरलता से उनको सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिए एक बात और मैं व्यवहार की कर रहा हूं कि व्यवस्थापिका या विधायिका वास्तव में किसे कहते हैं। तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कि भारत में इस व्यवस्थापिका के दो स्तर हैं, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। दो स्तर कौन कौन से? एक सेंटर में अलग व्यवस्थापिका है, अलग कानून बनाने वाली टीम है, और एक मित्रों प्रांत में या राज्य में या स्टेट लेवल पर अलग कानून बनाने वाली टीम है। तो भारत में व्यवस्थापिका के दो लेवल हैं, दो स्तर हैं, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। केंद्रीय स्तर पर जो मित्रों व्यवस्थापिका है उसे हम लोग कहते हैं संसद या पार्लियामेंट। कानून कहाँ बनते हैं? तो सीधी सी बात है, कानून संसद में बनते हैं, दिल्ली में। तो केंद्रीय स्तर पर जो कार्यपालिका है, केंद्रीय स्तर पर जो मित्रों व्यवस्थापिका है उसका नाम है संसद, और राज्य स्तर पर जो है मित्रों उसे हम लोग विधानमंडल कहते हैं, विधानमंडल, विधानमंडल। ये इसकी व्यवहार में बात हो गई। दूसरा जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका क्या होती है, तो इसको समझने के लिए एक लाइन यूज में ले सकते हो कि भारत के जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, इन भारत के सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के समूह को मित्रों कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हो संवैधानिक पदाधिकारियों का समूह, संवैधानिक पदाधिकारियों का समूह, जिसमें मित्रों कार्यपालिका का मुखिया, जैसे आपको जानकारी है, राष्ट्रपति होता है और वही कार्य राज्यों में राज्यपाल करता है। तो जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री,
उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उन सभी के समूह को मित्रों क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाएगा, एग्जीक्यूटिव कहा जाएगा। और तीसरा जो मित्रों न्यायपालिका है, और न्यायपालिका से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि संपूर्ण भारत में जो एक सर्वोच्च न्यायालय है, और राज्यों के स्तर पर या प्रांतों के स्तर पर मित्रों भारत में हाई कोर्ट्स की व्यवस्था की गई है, उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। ये मित्रों एक बेसिक परफॉर्मा था आपके सामने कि भारत में सरकार कैसे काम करती है और सरकारों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो वापस एक बार देख सकते हैं, कानूनों का निर्माण करना, इसके लिए जो अंग काम करता है उसका नाम व्यवस्थापिका, और इसको व्यवहार में आप लोग संसद और राज्यों में विधानमंडल कहोगे। कानूनों को लागू करने के लिए जो अंग है उसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका होती क्या है? तो ऐसा कह सकते हैं, संवैधानिक पदाधिकारियों के समूह को क्या कहेंगे? कार्यपालिका। एग्जाम्पल के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, कैग, महान्यायवादी, ये सभी शामिल होते हैं इसके अंदर। और कानूनों की समीक्षा करना या जांच करने के लिए न्यायपालिका है, और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। ये सारी बातें। अब एक प्रश्न मित्रों हमारे सामने उत्पन्न हो रहा है, एक आप लोगों के मस्तिष्क पर एक प्रश्न जरूर दस्तक दे रहा होगा कि जो आप बात कर रहे हो सर के कानूनों का निर्माण करना, यहाँ पर कानूनों को लागू करना और यहाँ पर कानूनों की जांच करना, ये जो कानून 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 ये जो शब्द बार बार मैं यूज में ले रहा हूं, यह भारत में पहली बार कब बना? दूसरे शब्दों में मैं एक प्रश्न आप लोगों से करूं कि भारत में लिखित कानून बनाने की परंपराएं कहां से प्रारंभ हुई? यह प्रश्न आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत में सर्वप्रथम लिखित कानून बनाने की परंपराएं कहां से प्रारंभ हुई। या यूं कह दें कि जब भगवान राम का समय था, अयोध्या का समय था, उस समय भी लिखित कानून बने थे, या जब अकबर वगैरह मुगल वगैरह लोग आए तब लिखित कानून बने, या जब भारत में अंग्रेज लोग आए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब भारत में लिखित कानूनों की शुरुआत हुई? उसका जवाब देने के लिए मैं आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो हमारी आज की मुख्य हेडिंग है, भारत का संवैधानिक इतिहास। थोड़ी सी कहानी है मित्रों, उसको थोड़ा सा सुनिएगा अच्छे से। सबसे पहले अंग्रेजों की एक कंपनी है जिसका नाम है मित्रों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह कंपनी बनी कब, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका जवाब आता है 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में। और यह कंपनी भारत आने के लिए या भारत में व्यापार करने की अनुमति कब से प्रारंभ करेगी? तब उसका जवाब आता है मित्रों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ब्रिटिश महारानी का नाम है मित्रों एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट। और इस एलिजाबेथ फर्स्ट का मित्रों समय जानना चाहो तो समय है इसका 1558 से लगा के 1603, ये इसका टाइम पीरियड होगा। इस एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो व्यापारियों की एक कंपनी थी उनको भारत में आकर व्यापार करने की अनुमति प्रदान की है, और उन अनुमति के जो वर्षों की लिमिट है वो मित्रों 15 वर्ष है, यानी 15 वर्षों के लिए कंपनी को भारत में आने की अनुमति मिली है। कंपनी भारत में आ गई, कंपनी ने अपने व्यापारिक कारखाने भी स्थापित कर लिए, और भारत के अंदर जब कंपनी आई तो भारत का जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म था वो मित्रों आपस में उस समय जो भारत का राजनीतिक माहौल था वो एकदम प्रतिस्पर्धा का माहौल था, वैमनस्यता का माहौल था। भारत की राजनीति में कूटनीति भरी हुई थी, और उसी माहौल का फायदा उठाया इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मित्रों दो निर्णायक युद्ध लड़े गए। एक 1757 में लड़ा गया जिसे हम मित्रों प्लासी की लड़ाई या प्लासी का युद्ध कहते हैं, और एक 1764 में लड़ा गया जिसे हम बक्सर का युद्ध कहते हैं, वॉर ऑफ बक्सर। इन दोनों युद्धों की कुछ कहानियां मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद जो आज का मूल टॉपिक है उस पर आऊंगा मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लासी का युद्ध क्या हुआ इस प्लासी की लड़ाई में, उसको सुनिएगा। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भारत में जिस प्रांत पर अधिकार करने के लिए प्लान किया वह मित्रों प्रांत था बंगाल। और
आपको जानकारी के लिए बता दूं, बंगाल में मित्रों नवाबों का शासन था, नवाब राज किया करते थे। जिस समय की मैं आप लोगों से कहानियां डिस्कस कर रहा हूं वो समय 1757 है और इस समय नवाब था मित्रों सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मित्रों युवा है, लड़ना जानता है लेकिन जीतना नहीं जानता। सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 23 जून 1757 को वर्तमान में मित्रों पश्चिम बंगाल के अंदर नदिया जिला है, नदिया जिला, और इस नदिया जिले के अंदर मित्रों प्लास के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उस जगह का नाम है प्लासी। तो इस प्लासी की वर्तमान में लोकेशन आप लोगों से पूछे तो आप लोग पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिला बताना। इस नदिया जिले के अंदर जो प्लासी जगह है, यहां पर 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी तरफ से मित्रों लॉर्ड क्लाइव सेना लेकर आया है, लॉर्ड क्लाइव। और उधर से जो बंगाल का नवाब है मित्रों सिराजुद्दौला है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कहना चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं था, केवल एक रचा हुआ षड्यंत्र था और जिसका शिकार हुआ सिराजुद्दौला। आपको जानकारी होगी सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, वो लॉर्ड क्लाइव के हाथों बिक चुका था और पूरी की पूरी सेना बिक चुकी है इस लॉर्ड क्लाइव के हाथों, जिसकी भनक तक नहीं लगी है किसको, सिराजुद्दौला को। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ कुछ ही घंटों के अंदर सिराजुद्दौला अपनी सेना की टुकड़ी सहित पराजित हुआ और युद्ध के मैदान से भाग छूटा। लेकिन मीर जाफर के पुत्र का नाम आता है मित्रों मीर मारन। उसने मीर मारन ने पीछा किया सिराजुद्दौला का और सिराजुद्दौला की क्या कर दी, हत्या कर दी। और ऐसे लॉर्ड क्लाइव ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मित्रों प्लासी जीत लिया। तो ये जैसे ही प्लासी का युद्ध हुआ इसके बाद बंगाल पर अधिकार हो गया है किसका, अंग्रेजों का। दूसरा युद्ध है उसको देखिएगा, यही लोकेशन होगी बंगाल की। तिथि है मित्रों 22 अक्टूबर 1764। बंगाल, और उस समय बंगाल के अंदर मित्रों केवल आज का पश्चिम बंगाल नहीं है, उस समय बंगाल के अंदर मित्रों बिहार भी आता था, आज का जो वेस्ट बंगाल आप लोग देख रहे हो पश्चिम बंगाल ये भी आता था और उड़ीसा भी आता था। यानी इन तीनों के क्षेत्र को तत्कालीन समय के अंदर बंगाल बोलते थे। और यहाँ पे आज की समय में बिहार की एक लोकेशन है जिसका नाम है बक्सर। बक्सर, इस बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को एक भीषण संघर्ष हुआ जिसमें एक तरफ तो 3 शक्तियां थी और एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से सेनापति कौन, तो सेनापति का नाम आता है मित्रों हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और सामने ये 3 शक्तियां कौन कौन सी हैं उनको भी देखिएगा, कई बार एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तो मित्रों बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब कौन था उस समय, तो आपको जवाब बताना है मीर कासिम, ये युद्ध में लड़ रहा था। दूसरा अवध का नवाब था, अवध का नवाब, और अवध के नवाब का नाम है मित्रों सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, यहाँ पे गलतियां हो जाती है एग्जाम हॉल में। वो सिराजुद्दौला था पहले और अभी नाम आता है मित्रों सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है। और जो तीसरा इनके साथ में जो था मित्रों वो तत्कालीन मुगल सम्राट था और मुगल सम्राट का नाम है मित्रों शाह आलम द्वितीय, शाह आलम सेकंड। इन तीनों की संयुक्त सेना बनी है और युद्ध हो रहा है कंपनी के सेनापति हेक्टर मुनरो के साथ में। पानी की लड़ाई थी मित्रों और अंग्रेजों की नेवल शक्ति, नौसेना बहुत मजबूत है जिसके सामने ये टिक नहीं पाए और बक्सर का युद्ध भी जीत लिया किसने, अंग्रेजों ने। जैसे ही मित्रों ये बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों ने जीती या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीती तो बंगाल पर अधिकार कर लिया गया। एक प्रश्न आप लोगों के माइंड में यहाँ पे आ रहा होगा कि सर आपने बोला कि प्लासी की लड़ाई के बाद भी बंगाल पर अधिकार हुआ और बक्सर की लड़ाई के बाद भी बंगाल पर अधिकार हुआ, तो दोनों में मैं आपको अंतर बता देना चाहता हूं। प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने
या अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार तो किया, लेकिन वो वैधानिक रूप से अधिकार नहीं किया था, पूर्ण रूप से अधिकार नहीं किया गया था। जो पूर्ण रूप से या जो वैधानिक रूप से अधिकार किया इस कंपनी ने इस बंगाल पर, वो युद्ध होगा मित्रों बक्सर का युद्ध। ये दोनों युद्ध जैसे ही अंग्रेजों ने जीते और अब अंग्रेज चाह रहे हैं कि इस बंगाल पर हमारे द्वारा ही कानून बनाए जाएं, और अंग्रेजों ने यहीं से कानून बनाने की परंपरा प्रारंभ की, और वो कानून बनाने का मित्रों समय होगा 1773, और यहीं से भारत में मित्रों लिखित कानून बनाने की शुरुआत प्रारंभ होती है। अब मित्रों हम लोग दो बातें यहां से और जानेंगे। जैसे ही ये बक्सर का युद्ध हुआ है, तो बक्सर के युद्ध के बाद में एक संधि हुई है 1765 में। इस संधि का नाम है मित्रों इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि, ये इलाहाबाद की संधि मित्रों दो मानी जाती है। पहली जो इलाहाबाद की संधि हुई है मित्रों, वो संधि हुई है 12 अगस्त 1765 को, और दूसरी हुई है मित्रों वो हुई है 16 अगस्त 1765 को। दो अलग अलग लोगों के साथ होगी। पहली संधि हो रही है मुगल सम्राट के साथ, मुगल सम्राट जिसका नाम है शाह आलम सेकंड, और दूसरी संधि हो रही है मित्रों अवध के नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ जिसका नाम है शुजा उदौला। तीन पक्ष थे। अभी बक्सर की लड़ाई में हमने बात की थी, दो पक्ष तो ये हारे हुए, और तीसरा जो मीर कासिम था वो दिल्ली की तरफ भाग गया था, और फिर उसका इतिहास में कोई जिक्र मिलता नहीं है। तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ में और इधर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ में जो ये इलाहाबाद की संधि हुई है, ये संधि की किसने है? बहुत गहराई से प्रश्न है, ध्यान रखना है। जो अंग्रेज अधिकारी या सेनापति प्लासी की लड़ाई में था मित्रों, लॉर्ड क्लाइव, ये अपने दूसरे कार्यकाल को लेकर पुनः भारत आ रहा है। गहराई से सुन लो कि प्लासी के युद्ध को जीतने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो इसी ब्रिटिश सेनापति की थी, लॉर्ड क्लाइव की। तो प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल में पहला गवर्नर बनाया गया था किसको? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव मित्रों 1757 से 1760 बंगाल का गवर्नर रहेगा, और अभी दूसरी बार अपना कार्यकाल लेकर वापस भारत आ रहा है मित्रों 1765 में। 2 साल और गवर्नर के रूप में रहेगा, 1765 से लगा के 1767। कहना यूं चाह रहा हूं कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के रूप में 2 बार कार्य किया। पहली बार 1757 से 1760 और दूसरी बार 1765 से 1767। तो पहला जो गवर्नर है बंगाल का मित्रों वो लॉर्ड क्लाइव है, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। प्लासी के युद्ध के बाद ये गवर्नरी का कार्य करना इसने प्रारंभ किया था। तो अब लॉर्ड क्लाइव वापस आ रहा है, तो इनमें ये संधि लॉर्ड क्लाइव कर रहा है दोनों में। इधर भी सामने लॉर्ड क्लाइव है, संधि कर रहा है वो, और ये जो दूसरी संधि हुई इसमें भी मित्रों जो सामने है अवध के नवाब के साथ में संधि कर रहा है, उसका नाम लॉर्ड क्लाइव है। ये संधि की बात ध्यान में रखनी है। एक जो अच्छा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी है या अंग्रेजों को दे दी है। दीवानी होती क्या है? तो राजस्व वसूलने के अधिकार को दीवानी अधिकार कहा जाता है। राजस्व वसूलने का अधिकार, रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है उसे दीवानी अधिकार कहा जाता है। यहां से शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों को कहा कि अब आप राजस्व वसूल करो और मुझे तो एक आय का निश्चित जो प्रतिशत है वो मुझे दे देना। ऐसा करके इन दोनों के बीच में संधि हुई है। मैं आप लोगों को समझ विकसित करवाने के लिए ऐसा भी कह सकता हूं कि मुगल सम्राटों ने अपने हाथ काट कर दे दिए इस संधि के द्वारा इन अंग्रेजों को, जो 1765 में हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई है कंपनी को। दीवानी का मतलब होता है राजस्व प्राप्ति का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। एक तो बात ये। एक बात आप लोग इस वीडियो को यदि अच्छे से देखोगे, समझोगे, तो एक प्रश्न आप लोगों के माइंड में ये भी उठेगा कि सर आप कह रहे हो कि जो कानून बना है भारत में पहला अंग्रेजों के द्वारा लिखित कानून,
वो 1773 में बना, अभी मैंने जिक्र किया। और अभी मैं एक बात कह रहा हूं आपसे यहाँ पे कि जो अंग्रेजों के हाथ में कानून बनाने की बातें हैं वो स्टार्ट हुई है कहां से, 1765 से। तो ये अंग्रेजों ने इतना 7 साल का बीच में गैप क्यों दिया? क्यों नहीं 1765 के अंदर ही पहली बार लिखित कानून बना दिया? क्यों कानून बनाने के लिए 1773 के वर्ष का वेट किया? तो उसके लिए एक और थीम, एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया जाता है, उसका नाम है मित्रों द्वैत शासन, दोहरा शासन, जो 1765 में स्टार्ट हुआ है। मीर जाफर के पुत्र का नाम है जो अगला नवाब बनेगा, नजमुद्दौला, उसके द्वारा ये द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। उसके कुछ अच्छे प्रश्न हैं, वो आप लोग देखिएगा। क्या है द्वैत शासन, क्या द्वैत शासन की थीम थी, वो मैं थोड़ा आपसे जिक्र कर लेता हूं। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, जो आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उसमें द्वैत शासन आपको 3 जगह पर डिस्टर्ब करेंगे। वो 3 जगह कौन कौन सी, वो भी आप लोग सुन लीजिएगा। एक तो जब आप राज व्यवस्था पढ़ोगे आगे के लेक्चर्स में, उसमें जब आप 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ोगे तो उस 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी प्रांतों में द्वैत शासन लगाने की बातें होगी, वहां पर भी द्वैत शासन आएगा। उससे पहले अभी जो 1784 यानी 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, उसमें भी द्वैत शासन का मैं जिक्र करूंगा। और अभी भी मित्रों मैं यहाँ पे 1765 में यानी जो 1765 है, इसमें भी मैं आप लोगों से द्वैत शासन कर रहा हूं। सब द्वैत शासन अपने अपने जगह पर अलग अलग हैं, उनकी अलग अलग थीम होगी, अलग अलग बातें होगी, वैसे ही आपको ध्यान में रखना है। अभी जो द्वैत शासन है वो क्या है उसको देखिएगा। 1765 बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन, इसको दोहरा शासन भी कह सकते हैं, द्वैत शासन। 2-3 प्रश्न इसके संदर्भ में जो फैक्चुअल है वो कौन कौन से पूछा जाता है वो देख लीजिएगा। बंगाल में द्वैत शासन कब प्रारंभ हुआ, तो सिंपल सा जवाब आता है इसका 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसने प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ करने में जो नवाब का नाम आता है वो अलग प्रश्न है, और किस गवर्नर ने प्रारंभ किया वो अलग प्रश्न है। नवाब का नाम है मित्रों मीर जाफर का पुत्र है जिसका नाम है नजमुद्दौला, नजमुद्दौला, इसने प्रारंभ किया नवाब में। द्वैत शासन बंगाल में किस नवाब ने प्रारंभ किया, तो नजमुद्दौला। किस गवर्नर ने प्रारंभ किया, तो गवर्नर उस समय 1765 में मैंने अभी बताया था लॉर्ड क्लाइव, जो दूसरा कार्यकाल लेकर आ रहा है भारत, तो लॉर्ड क्लाइव ने इसको प्रारंभ किया। गवर्नर है ये और ये नवाब है। और कब समाप्त हुआ और किसने समाप्त किया, कब समाप्त हुआ में आंसर आएगा मित्रों 1772। और उस समय जो बंगाल का गवर्नर होगा मित्रों उसका नाम है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, इसके द्वारा समाप्त किया जाएगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त किया था। थीम क्या है द्वैत शासन की, द्वैत शासन होता क्या है, तो उसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जब 1765 में अंग्रेजों के हाथों में दीवानी का अधिकार आया था या राजस्व वसूलने का अधिकार आया था, तो उस समय अंग्रेजों को या कंपनी के लोगों को भारत के नेचर के बारे में जानकारी नहीं है। भारत के लोगों का नेचर कैसा है, भारत के जागीरदारों का, जमींदारों का नेचर कैसा है, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता से सीधा कर वसूलने से बचे हैं। वो लोग वो कर वसूलने के लिए भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, सीधा खुद जाकर उस किसानों से टैक्स नहीं वसूलेंगे। बीच में एक जमींदारों की या जागीरदारों की, अधिकारियों की, बिचौलियों के रूप में नई भूमिका आ जाएगी, वो लोग वहां पर जाकर कर वसूलेंगे। मैं कहना यूं चाह रहा हूं कि इस समय अब 1765 में जैसे ही यहां पर द्वैत शासन होगा, तो द्वैत शासन के अंदर 2 तरह के लोग बंगाल पर शासन करने लग जाएंगे। एक तो मित्रों कंपनी का शासन हो जाएगा जो वास्तविक शासक है, और एक नामात्र के शासक के रूप में मित्रों है कौन, नवाब। ये दोनों अलग अलग रूप से शासन करेंगे। और एक बात सुन सकते हो कि सारी के सारे जो अधिकार थे वो किसके पास रहे, कंपनी के पास, और जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो किसी भी कार्य के पीछे रहेगी यानी उत्तरदायित्व किसका रहा, वो मित्रों रहेगा बंगाल के नवाब का। यानी मैं यूं कह दूं एक ही जगह पर
अधिकार किसी और के पास और उत्तरदायित्व किसी और के पास होगा, तो एक ही जगह पर दो व्यक्ति शासन कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर द्वैध शासन है या द्वैध शासन था। इसको लेकर के आप लोग बातें ध्यान में रख सकते हो। बड़े एग्जामों के अंदर भी यहाँ से द्वैध शासन से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखें। अब मैं कह रहा हूं इस द्वैध शासन के अंदर बंगाल का और अन्य प्रांतों का जो जागीरदार लोग थे, जमींदार लोग थे, बिचौलिए लोग थे, उन लोगों ने इतना अधिक शोषण किया कि अंग्रेजों को जो सत्ता थी वो वास्तविक सीधे रूप से, डायरेक्ट रूप से अपने हाथों में लेनी पड़ी। और वो मित्रों समय आएगा 1773, यानी 1772 में मित्रों ये द्वैध शासन समाप्त होगा और अगले ही वर्ष 1773 में भारत में लिखित कानून बनाने की परंपराएं प्रारंभ होगी। और वो लिखित कानून बनेगा मित्रों बंगाल, और बंगाल में जगह है कलकत्ता, और वहीं से हमारा जो आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास वह प्रारंभ होता है। और जो पहला कानून बना मित्रों, उस कानून का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का नियामक कानून। वो आप सुनिएगा, मैं 1773 के रेगुलेटरी एक्ट पर आने से पहले एक और कानूनों की जो पृष्ठभूमि है वो पूरा एक थीम आप लोगों के सामने रख रहा हूं, फिर उसके बाद एक एक कानून पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सुनिए, कानून बनेंगे कहां पर? कानून सारे मित्रों जितने भी हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। हमने अभी बात की थी कानूनों का निर्माण करना, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का मतलब संसद, तो सारे कानून मित्रों संसद में बनते हैं, चाहे भारत की संसद हो, चाहे ब्रिटेन की संसद हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की संसद हो। तो तत्कालीन समय के जो कानून थे वो ब्रिटिश संसद में बनेंगे, यानी कि वो व्यवस्थापिका थी, व्यवस्थापिका या विधायिका उस समय थी मित्रों ब्रिटिश संसद। अब यहां से कानून बनने के बाद वो जब भारत में आते थे तो भारत में उनको लागू करने के लिए दो अलग अलग प्लेटफॉर्म हमारे पास और हैं। कौन कौन से? एक तरफ आप लोग कह सकते हो कि कंपनी द्वारा लागू किए गए वो कानून, कंपनी द्वारा लागू, और दूसरा कह सकते हो मित्रों आप ब्रिटिश महारानी द्वारा लागू। ब्रिटिश महारानी कह दो, ताज कह दो, क्राउन कह दो, या ब्रिटिश सरकार भी कह सकते हो मित्रों, सरकार द्वारा लागू। अब कंपनी के द्वारा जो लागू होने वाले अधिनियम हैं, कानून हैं, वो कौन कौन से हैं वो देखिए। कंपनी द्वारा जो मित्रों लागू होने वाले हैं वो पहला कानून 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनको दूर करने के लिए एक संशोधन अधिनियम लाया गया था 1781 में, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। सेटलमेंट एक्ट 1781, 1781, वो बात करेंगे। एक मित्रों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। एक चार्टर अधिनियम आया 1813 में, एक चार्टर अधिनियम आया मित्रों 1833 में, और एक चार्टर अधिनियम जो अंतिम चार्टर एक्ट था वो आया मित्रों 1853 में। ये 6 अधिनियम हम लोग बात करेंगे जो कंपनी के द्वारा भारत में लागू किए गए थे। जो ब्रिटिश महारानी ने लागू किए थे वो अधिनियम कौन कौन से हैं उनको देखिएगा। तो सबसे पहला जो मित्रों था वो 1861 भारत शासन अधिनियम। उसके बाद जो होगा वो मित्रों 1892 का भारत शासन अधिनियम, फिर 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और सबसे जो अंत में होगा मित्रों वो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ये अलग अलग कहानियां हैं। ये मैंने अलग अलग किस एंगल से बांटे हैं उसको भी एक बार आप पृष्ठभूमि के रूप में सुन सकते हैं। जो मित्रों 1853 का चार्टर अधिनियम था, यह ब्रिटेन की संसद द्वारा बनाया गया अंतिम चार्टर अधिनियम होगा, अंतिम चार्टर एक्ट होगा। चार्टर जो बार बार मैं मित्रों शब्द यूज कर रहा हूं, इस चार्टर का शाब्दिक अर्थ होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि इस 1853 के बाद एक बड़ी घटना भारत के प्लेटफॉर्म पर घटती है, जिसको मित्रों हम लोग 1857 की क्रांति के रूप में जानते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की जड़ें जो थी वो भारत में हिलने लगी, उनकी नींवें कमजोर होने लगी, और अंग्रेजों ने ये कहा
कि इससे पहले तक जितने भी अधिनियम बने हैं, कानून बने हैं, यदि वैसे ही अधिनियम इस घटना के बाद भी होंगे तो हम लोग अधिक समय तक भारत में राज नहीं कर पाएंगे, शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो पहले कानून लागू करने वाली जो संस्था थी उसको हटाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, कुछ चेंज पड़ेंगे व्यवस्था में, जिससे भारतीय लोग वापस हमारे प्रति थोड़े से पॉजिटिव होंगे और हम लोग यहाँ पे इनका आसानी से शोषण कर पाएंगे। तो हुआ ऐसा मित्रों, इससे पहले का जो एक 1858 का भारत शासन अधिनियम होगा, इस 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा और अब भारत की जो शासन व्यवस्था होगी वो ब्रिटिश महारानी या ब्रिटिश सरकार के हाथों में आएगी। ये बातें हम लोग पढ़ेंगे मित्रों इस 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं, 1857 की क्रांति से पहले की बातें भारत में कंपनी है जब होगी, और 1857 के बाद के जितने भी अधिनियम आए वो भारत में लागू करने के लिए मित्रों ब्रिटिश महारानी है, ब्रिटिश ताज है, उसके द्वारा कानून लागू किए जाएंगे। ये अलग अलग बातें हम लोग बांट सकते हैं। अब जो मित्रों हमारा जो पहला अधिनियम है उसके वहां से हम लोग आज बातें स्टार्ट करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से बातें स्टार्ट करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, इस रेगुलेटिंग एक्ट का मित्रों हिंदी में नाम कह सकते हैं नियामक कानून। तो 1773 का नियामक कानून कहो तो भी वही है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहो तो भी वही है। दो भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे हम लोग। एक तो बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या, और एक बात करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या या प्रावधान क्या, विशेषताएं या प्रावधान। मेंस वगैरह आप लोग लिखें तो फैक्ट से काम चलेगा नहीं, आप लोगों को थीम भी पता होनी चाहिए कि वास्तव में उसका पर्पज क्या था, महत्व क्या था, क्यों आया था, तो उसके संदर्भ में अलग बातें कर सकते हैं। तो पहले महत्व के संदर्भ में हम लोग 3 बिंदु बना सकते हैं, 3 बातें इसमें ऐड कर सकते हैं कि ये क्या क्या बातें हो सकती है। तो पहला, ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उसको कंपनी को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए, नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए, ये पहला महत्व कह सकते हैं करने के लिए। ये कानून का महत्व क्या, तो पहला महत्व यह था कि ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि कैसे भी करके कंपनी पर पूर्ण रूप से सरकार का कंट्रोल रहे, उसके तथ्यों के अनुसार ही, सरकार के बातों के अनुसार ही कंपनी भारत में कार्य करे, ज़्यादा कंपनी भ्रष्ट नहीं हो, भ्रष्टाचार अधिक नहीं हो कंपनी में, उसको लेकर के ये अधिनियम बनाया गया था। दूसरा महत्व था मित्रों, इसी अधिनियम से भारत में केंद्रीय सत्ता की नींव पड़ी है, केंद्रीय शासन की नींव प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले भारत में हम यूं कह सकते हैं कि एक ही कानून जिससे लगभग भारत के सभी जो बड़े बड़े एरियाज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, ऐसा कानून कौन सा। तो यहां से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे कि नींवें कहां से प्रारंभ हुई है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और एक मित्रों हम लोग यूं कह सकते हैं कि भारत में कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियमों को मान्यता मिली है, नियमों को या कानूनों को मान्यता प्राप्त हुई, मान्यता प्राप्त हुई। ये 3 इसके मित्रों महत्व के रूप में हम लोग बता सकते हैं। अब हम मित्रों बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी, उसको लेकर के कौन कौन से अच्छे प्रश्न हो सकते हैं, उसको देखिएगा। विशेषताओं के संदर्भ में 5-6 बिंदु है जिस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। विशेषताएं, तो पहली विशेषता मित्रों आती है इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को मित्रों भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया प्रथम लिखित कानून की संज्ञा दी जाती है। तो पहला प्रश्न तो यह अंग्रेजों द्वारा
भारत में बनाया गया प्रथम लिखित कानून था, प्रथम लिखित कानून था, पहला लिखित कानून। ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम की विशेषता क्या थी, इसमें प्रावधान क्या था? तो मित्रों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बंगाल का गवर्नर था, इस बंगाल के गवर्नर के पद को अब मित्रों गवर्नर जनरल कहा जाएगा। पद का नाम चेंज कर दिया, पद की शक्तियों में वृद्धि कर दी है। पहले जो गवर्नर था बंगाल का मित्रों, वो अब गवर्नर जनरल कहलाएगा। हम लोग यहाँ पर दो प्रश्न फैक्चुअल हैं, उसको जानकारी रख सकते हैं कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था। क्योंकि अब गवर्नर का पद ट्रांसफर होके क्या बन रहा है, गवर्नर जनरल बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछे या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे, तो दोनों में मित्रों नाम आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स कह दो या वॉरेन हेस्टिंग्स कह दीजिएगा। और इसका समय होगा मित्रों 1774 से लगा के 1785, 1774 से लगा के 1785 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में। 1774 से लगा के 1785 पहले वो मित्रों गवर्नर ही था और गवर्नर के रूप में उसने 2 साल कार्य किया था। 1772 से 1774 ये 2 साल उसका गवर्नर के रूप में कार्यकाल है, और 74 से लगा के 85 मित्रों उसका गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल है। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो भी नाम आएगा वॉरेन हेस्टिंग्स का। और अब चूंकि बंगाल का गवर्नर का पद तब्दील हो चुका है गवर्नर जनरल में, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन होगा, तो भी नाम आएगा किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का। ये बात ध्यान में रखनी है। एक मित्रों वॉरेन हेस्टिंग्स का और अच्छा प्रश्न है, वो आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि भारत में जिला कलेक्टर का पद कब से प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया। तो 1772 की बात होगी। 1772 में भारत में पहली बार जिला कलेक्टर का पद आया, और यह जिला कलेक्टर का पद मित्रों इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स जब मित्रों 1772 में बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर जनरल तो अब आएगा 1773 में पद आएगा पहली बार। तो जब बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था वॉरेन हेस्टिंग्स, तब उस समय ये पद दिया था। ये बात आपको एग्जाम के अंदर कई बार पूछी जाती है, छोटे एग्जामों में, पटवारी जैसे एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ध्यान रखना है मित्रों, ऐसा नहीं कि आप प्रश्न ये पूछे कि भारत में सिविल सेवाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो आप लोग वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम ले लो, नहीं। सिविल सेवाओं का जनक या जन्मदाता मित्रों लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवाओं का या लोक सेवाओं का जन्मदाता कहा जाता है, तब उसमें नाम आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। वो अलग कहानी है, लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, जो इसके बाद गवर्नर जनरल बनेगा। इस वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद में अगला गवर्नर जनरल मित्रों बंगाल का यही होगा। वो सिविल सेवाओं का जन्मदाता है, ये जिला कलेक्टर के पद का जन्मदाता होगा, है ना। तो ये दूसरी विशेषता है, इसको ध्यान में रखिए। पहला तो ये पहला कानून है, और दूसरा ये बंगाल का जो गवर्नर का पद होगा वो मित्रों बन जाएगा क्या, अब गवर्नर जनरल। और इसके अंदर 2 बातें हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं वो देखिए। इसी अधिनियम के द्वारा मित्रों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल में जो मित्रों कलकत्ता है, और कलकत्ता में एक जगह है जिसका नाम है फोर्ट विलियम। यहां पर मित्रों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट बनाने को लेकर के प्रावधान किया गया। ध्यान रखना मित्रों, यहां पर भी प्रश्न है कि प्रावधान कब किया गया और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो प्रावधान तो इस एक्ट में हुआ है, यानी एक्ट यानी 1773 में, लेकिन ये स्थापना इसकी कब हुई, तो अगले वर्ष हुई है मित्रों 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की। ये बात ध्यान में रखनी है। या यूं भी कह सकते हैं हम लोग
कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है यह लागू कब हुआ, तब उसमें आप लोग 1774 बता सकते हो। 1774 में लागू होने का वर्ष होगा। इसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो मित्रों 1+3 है। एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। और जो मुख्य न्यायाधीश है मित्रों, इसका नाम है सर एलिजा इम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश हुए, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बात ये भी सुन लीजिएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अभी बना इसी अधिनियम के अंदर, उसकी टीम में कितने जने थे, तो एक तो गवर्नर जनरल खुद और 4 अन्य सदस्य थे, 1+4। यानी गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य, तो 4, और गवर्नर जनरल सहित कितने सदस्य, तो 1+4। ये भी बात ध्यान में रखनी है। न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी, तो 1+3, और मुख्य न्यायाधीश के अलावा संख्या कितनी, तो 3। ये बात यहां से ध्यान में रखनी है। एक और प्रश्न देख लीजिएगा, इसी अधिनियम के द्वारा एक बात और ये तय हुई है कि जो भी सैन्य, नागरिक और राजनीतिक न्यूज होगी, वो तीनों मामलों की, सैन्य मामलों की भी, नागरिक मामलों की भी और राजनीतिक मामलों की भी सारी सूचनाएं ब्रिटेन की संसद को देनी अनिवार्य होगी कि कंपनी सैन्य के रूप में यहाँ पे क्या कर रही है, नागरिक सेवाओं के रूप में यहाँ पर क्या कर रही है, और राजनीतिक सेवाओं के रूप में भारत में कंपनी क्या कार्य कर रही है। इन सारी बातों की सूचना ब्रिटेन की संसद को देनी होगी। ये बात भी मित्रों तय हुई है इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। ये सारी बातें जो हम लोगों ने की, ये विशेषताओं में थी। 4 विशेषताएं वापस गिनवा देता हूं। यह पहला लिखित कानून होगा, इसके द्वारा जो गवर्नर का पद होगा बंगाल में, वो गवर्नर जनरल में तब्दील हो जाएगा। और तीसरा, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान होगा। स्थापना मित्रों 1774 में होगी। और चौथी बात ये कि जो सैन्य, नागरिक और राजनीतिक जितनी भी कार्यों की जो सूचना है मित्रों, वो सारी ब्रिटेन की संसद को देनी अनिवार्य होगी। ये सारी बातें रेगुलेटिंग एक्ट में आएगी जो 1773 में बना और 1774 में लागू हुआ। यह रेगुलेटिंग एक्ट था, नियामक कानून था। अब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मित्रों हम लोग बात करते हैं जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, या उसको हम लोग दूसरे शब्दों में संशोधन अधिनियम भी कहते हैं। उसके क्या क्या प्रावधान होंगे, उसकी क्या विशेषताएं होगी, तो उसके संदर्भ में 3 बिंदु हम लोग बना सकते हैं। पहला तो इसके नाम से ही होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक जो संशोधन अधिनियम लाया गया, वो 1781 वाला सेटलमेंट एक्ट था। तो संशोधन करने के लिए यह अधिनियम लाया गया, इसलिए इसको संशोधन अधिनियम के नाम से ही इतिहास में जाना जाता है। तो संशोधन अधिनियम कब आया, तो इसका जवाब मित्रों बताना है 1781 में, जिसे सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो बात ये कि 1773 के एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था, ठीक है। दूसरी बात इस संशोधन अधिनियम के अंदर यह थी कि इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा गवर्नर जनरल की विधान परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के मध्य क्या क्या सीमाएं होगी, उन बातों का निर्धारण किया गया है। मैं सरल शब्दों में कहना चाहूं तो ऐसे कि कौन से ऐसे कार्य होंगे जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद सर्वोच्च न्यायालय के लिए नहीं करेगी, और सर्वोच्च न्यायालय कौन से ऐसे कार्य होगा या कौन सा ऐसा नियंत्रण का प्रकार होगा जो उस गवर्नर जनरल की विधान परिषद पर नहीं लागू करेगा। ये सीमाएं तय करने के लिए या सीमांकन करने के लिए भी यह संशोधन अधिनियम लाया गया था। ये बात ध्यान में रखनी है। एक प्रावधान इसका और वो क्या था कि जो 1773 का मित्रों रेगुलेटिंग एक्ट था, वह केवल और केवल बंगाल प्रांत के लिए बना था। अब ये जो कलकत्ता के अंदर गवर्नर जनरल की विधान परिषद है, इस गवर्नर जनरल की विधान परिषद को बंगाल के अलावा बंबई और मद्रास के लिए भी कानून बनाने की अनुमति दी है। बंबई, मद्रास के लिए भी कानून बना सकेगा। मैं दूसरे शब्दों में ऐसा कह दूं कि 1781 के सेटलमेंट एक्ट के बाद जो कलकत्ता की विधान परिषद होगी,
या मैं यूं कह दूं कि गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद होगी वो बंगाल, बंबई और मद्रास तीनों के लिए कानून बनाएगी। यह बात 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा तय किया गया था। ये 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे वाला अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था उसको देखिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके कौन कौन से प्रावधान हैं उसको देखिए। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। तो एक तो इसके नाम से ही प्रश्न होगा कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या है। तो आप कह सकते हो कि तत्कालीन ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था मित्रों विलियम पिट। तो विलियम पिट के द्वारा इस अधिनियम के लगभग प्रावधान तय किए गए थे, उनकी सरकार थी, तो इस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके अंदर है क्या मुख्य प्रावधान उसको सुनिएगा। जब प्रारंभ में 1599 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस कंपनी के मित्रों जो भी साझेदार हुआ करते थे, कंपनी के शेयर्स जिन जिन उद्योगपतियों के पास है, व्यापारियों के पास थे, उनका एक समूह बना था। उस समूह को मित्रों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान से सुनना यहां से बातें कहीं आपके मस्तिष्क की दीवारों का उल्लंघन नहीं कर दे। वापस बोल रहा हूं, सुनिएगा कि जब 1599 में कंपनी की स्थापना हुई है तो उस कंपनी के जो भी साझेदार थे, उन साझेदारों का 24 जनों का जो समूह था, उन समूह को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखिएगा इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था। शुरुआती काम है मित्रों इसका केवल और केवल व्यापार करना। व्यापार करना। जब से कंपनी भारत में आई है 1600 ईस्वी से लगाकर हम लोग कह सकते हैं कि जब तक भारत में राजनीतिक लड़ाइयां नहीं होनी प्रारंभ हुई या बंगाल पर जब तक कंपनी का अधिकार नहीं हुआ, या मैं यूं कह दूं 1750 लगभग तक कंपनी ने केवल और केवल एक ही काम किया है। लगभग 150 सालों तक वो था व्यापार करना। अब 1750 के बाद जैसे ये प्लासी की लड़ाइयां हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, उसके बाद कंपनी का दूसरा काम भी हो चुका है व्यापार के साथ साथ राजनीति करना। लेकिन अब एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है यह व्यापार भी करे और दूसरा काम जो अब हो गया है 1750 के बाद राजनीति भी करे, तो ये दोनों काम एक ही टीम नहीं संभाल पा रही है। इसलिए एक नई बात यहाँ ये होगी कि इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 8 लोगों का एक समूह बनाया गया जो केवल और केवल राजनीतिक कार्यों पर ही फोकस करेगा, राजनीति करने का काम करेगा, और उस समूह का नाम है मित्रों बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पहले जो मंडल था, ग्रुप था, इसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और अभी जो है इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। हिंदी में इसका नाम है नियंत्रण मंडल, और इसको मित्रों आप लोग हिंदी में कह सकते हो निदेशक मंडल। निदेशक मंडल कह दो इसको हिंदी में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इसका नाम बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हिंदी में कह सकते हो नियंत्रण मंडल। इसमें 8 सदस्य थे, और इसमें जो मित्रों जब बना था प्रारंभ में 1599 में जो कंपनी बनी थी तब इसमें 24 सदस्य थे, और अभी इसमें बना है तब इसमें 8 सदस्य हैं। अब मैं यूं कहना चाहता हूं, जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया या पृथक पृथक कर दिया गया? तो उसमें मित्रों आंसर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट की राजनीति करने के लिए अब नया बोर्ड है जिसका गठन हुआ है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ये राजनीतिक कार्य करेगा, राजनीतिक कार्य, और पहले से ही जो टीम है वो अपना काम कर रही है। जो पहले इसका पुस्तकालय कार्य था व्यापार करना, यानी व्यापारिक कार्य अलग लोग करेंगे और राजनीतिक कार्य अलग लोग करेंगे। तो ये व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग लोग कर रहे हैं। ये किस अधिनियम से हुआ? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। ये इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है, इसको ध्यान में रखना है। अब कंपनी के द्वारा मित्रों 20-20 साल के गैप के बाद 3 चार्टर एक्ट लाए गए थे, उनकी बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। एक 1813 का चार्टर अधिनियम, एक 1833 का चार्टर अधिनियम और एक 1853 का चार्टर अधिनियम। ये क्या होंगे, चार्टर क्या होता है, इनकी बातें मित्रों अगले वीडियो में कल की क्लास में करूंगा।
उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और राज्य व्यवस्था के मुद्दों को सुलझाने के लिए भी ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा। हैव अ पीसफुल नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक्स।